कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जो इतनी विशाल, इतनी एकजुट थी कि वो अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर श्रीलंका के समुद्र तटों तक, सिंधु नदी से लेकर म्यांमार के जंगलों तक फैली थी। एक ऐसी धरती जहां संस्कृति, आध्यात्मिकता और ज्ञान नदियों की तरह बहता था, जो लाखों लोगों को एक सूत्र में बांधता था। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। ये था अखंड भारत। लेकिन आज हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? क्या इसे इतिहास से मिटा दिया गया? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर मैं कहूं कि आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कभी एक महान सभ्यता का हिस्सा थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरान हो गए ना? लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलते हैं वो लोग जो इसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम अखंड भारत का सच उजागर करेंगे। ये बताएंगे कि ये सच था और इसे कैसे इतिहास से मिटाया गया। अगर आप सच जानने को तैयार हैं तो लाइक बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो अखंड भारत आखिर था क्या? अखंड भारत का मतलब है अविभाजित भारत। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ एक राजनीतिक इकाई था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महाशक्ति था। प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और महाभारत में भारत को एक ऐसे विशाल क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है जो गंधार, आज का अफगानिस्तान से लेकर यवन, ईरान का हिस्सा और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। चलो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चलते हैं। सम्राट अशोक और उनके गुरु चाणक्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट किया था। आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। ये सिर्फ युद्ध और जीत की बात नहीं थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां व्यापार, संस्कृति और धर्म फलता फूलता था। मंदिर, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और व्यापार मार्ग इस विशाल धरती को जोड़ते थे। और सिर्फ मौर्य ही नहीं, गुप्त साम्राज्य, चोल राजवंश और यहां तक कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैला। कभी अंकोर वॉट के बारे में सुना? वो कंबोडिया में एक हिंदू मंदिर है। यही था अखंड भारत, एक सांस्कृतिक सभ्यता, ना कि सिर्फ एक देश। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? बिल्कुल नहीं, सबूत हर जगह मौजूद है, बस आपको गौर से देखना होगा। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भारत को हिमालय से समुद्र तक फैला हुआ बताया गया है, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। रामायण में गंधार और सिंहल द्वीप, श्रीलंका का जिक्र भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में है। पुरातात्विक सबूत अशोक के शासनकाल की शिलालेख जैसे रॉक एडिक्ट्स अफगानिस्तान के कंधार तक मिले हैं। सिल्क रूट जैसे व्यापार मार्गों ने भारत को तिब्बत और मध्य एशिया से जोड़ा, जिससे बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति फैली। तीर्थ स्थल प्राचीन तीर्थयात्री कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से पुरी तक यात्रा करते थे, जो एक साझा सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। 52 शक्तिपीठ जो हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में फैले हैं। सांस्कृतिक प्रभाव थाईलैंड में रामायण को रामकियन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम गरुड़ है, जो हिंदू पौराणिक पक्षी पर आधारित है। ये संयोग नहीं, ये एक साझा सभ्यता के सबूत हैं। ये कोई बिखरा हुआ देश नहीं था, ये एक सांस्कृतिक रूप से एकजुट धरती थी, जो साझा मूल्यों, आध्यात्मिकता और ज्ञान से बंधी थी। अगर अखंड भारत इतना सच्चा था, तो हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? जवाब छिपा है सदियों के आक्रमणों, उपनिवेशवाद और जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़कर लिखने में। मुगल आक्रमण 16वीं शताब्दी से शुरू हुए मुगल शासन ने उपमहाद्वीप की राजनीतिक एकता को तोड़ दिया। हालांकि राजपूतों और मराठों जैसे कुछ क्षेत्रों ने प्रतिरोध किया, लेकिन एकल भारत की अवधारणा कमजोर पड़ने लगी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश ने इसे और आगे बढ़ाया। उनकी फूट डालो और राज करो नीति ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा किया। 19वीं शताब्दी तक उन्होंने नक्शे फिर से बनाए, बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। उन्होंने भारत की प्राचीन एकता को कम करके अपने शासन को सही ठहराया। 1947 का बंटवारा सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1947 में बंटवारे ने भारत को भारत,
पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में बांट दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और अखंड भारत की अवधारणा सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक सीमाओं के नीचे दफन हो गई। 1947 से पहले के ब्रिटिश भारत के नक्शे साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही राष्ट्र का हिस्सा थे। इतिहास का पुनर्लेखन आजादी के बाद औपनिवेशिक इतिहासकारों और कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने भारत के अतीत को खंडित रूप में पेश किया, इसकी सभ्यतागत एकता को नजरअंदाज किया। पाठ्य पुस्तकों में आक्रमणकारियों को महिमा मंडित किया गया और अखंड भारत की कहानी को हाशिए पर डाल दिया गया। नतीजा, एक पूरी पीढ़ी ये मानकर बड़ी हुई कि भारत हमेशा छोटे छोटे राज्यों का समूह था, न कि एक एकजुट सभ्यता। लेकिन सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। अब बात को और रोमांचक करते हैं। अखंड भारत सिर्फ अतीत की बात नहीं, ये हमारे भविष्य की भी कहानी है। आज आरएसएस जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और विनायक दामोदर सावरकर जैसे विचारकों ने इस अवधारणा को जिंदा रखा है, न कि युद्ध या विजय के लिए, बल्कि सांस्कृतिक एकता के लिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दक्षिण एशिया जहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल यूरोपीय संघ की तरह मिलकर काम करें, सीमाओं का सम्मान करते हुए लेकिन साझा विरासत का जश्न मनाते हुए। सोचिए, लाहौर से शिमला या कोलकाता से ढाका तक बिना वीजा की यात्रा जैसा सदियों पहले होता था। 2023 में भारत की नई संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा बनाया गया, जिसने विवाद खड़ा कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे विस्तारवादी बताया, लेकिन आरएसएस नेताओं ने साफ किया कि यह सांस्कृतिक न कि राजनीतिक दृष्टिकोण है। जैसा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अखंड भारत सद्भावना से साकार होगा, युद्ध से नहीं। ये आधुनिक राष्ट्रों को मिटाने की बात नहीं, ये हमारी साझा विरासत को फिर से अपनाने और एक मजबूत एकजुट भविष्य बनाने की बात है। दक्षिण एशिया का युवा पहले से ही बॉलीवुड, क्रिकेट और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहा है। शायद अखंड भारत उतना दूर नहीं जितना हम सोचते हैं। अखंड भारत सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये एक ऐसी धरती की कहानी है जो न ताकत से बल्कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और साझा सपनों से एकजुट थी। सवाल ये है, क्या हम इस कहानी को मिटने देंगे या इसे फिर से जिंदा करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपके लिए अखंड भारत का मतलब क्या है। हमारी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और सच को जिंदा रखें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, गर्व करें और एकजुट भारत का सपना देखते रहें।